अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अपनी बिजनेस फाइनेंस जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस है 14th एडिशन मेरे पास है, और गिटमैन हमारे पास ऑथर का नेम है। तो इसमें सबसे पहले हमने अपने चैप्टर नंबर 3 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द रेशो एनालिसिस, और हमने जो आज डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम वो है सेल्फ टेस्ट 3.2 जो कि पेज नंबर हमारे पास 141 पे है। इसमें वो सबसे पहले कहते हैं बैलेंस शीट कंप्लीशन यूजिंग द रेशोज़। तो हमने क्या करनी है, बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है रेशोज़ के ज़रिए से। वो कहते हैं कंप्लीट द 2015 बैलेंस शीट फॉर द ओकीफी इंडस्ट्रीज़ यूजिंग द इंफॉर्मेशन डैट फॉलोज इट। अब वो हमें कुछ बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स दे देते हैं और कुछ हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स भी हमारे पास छोड़ देते हैं और कुछ हमें वैल्यूज़ भी देते हैं। तो ये हमने क्या करनी होंगी, फिल करनी होंगी। और उसके बाद वो हमें कुछ फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा फॉर द 2015 आर आल्सो अवेलेबल। वो कुछ हमें कुछ 8 फाइनेंशियल डाटा भी देते हैं 2015 के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने उसी तरह अपना जो इंडस्ट्री का जो कंपनी का नेम होता है वो लिखना है। बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं या इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं या जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, जो भी हमने करना होगा वो हम सेकंड पे लिखेंगे। उसके बाद जो हमारी डेट होगी वो हम लिख लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पे वो हमने क्या करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ जैसे हम अपनी बनाते हैं बैलेंस शीट, जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह हमने करना होगा। करना क्या होगा, एसेट्स डेबिट साइड पे और जो हमारे पास डॉलर में वैल्यूज़ होंगी वो, और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड पे और जो इनकी वैल्यूज़ होंगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी, जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी वो हमने क्या करनी है, लिख लेनी है। और जो हमें पास वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी वो हमने जो फाइनेंशियल डाटा जो हमें दिया हुआ है उससे हम अपना निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें फाइनेंशियल जो अवेलेबल फाइनेंशियल डाटा है हमारे पास, उसमें सबसे पहले देखें हमें क्या दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है। टोटल सेल्स दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 18 लाख दी हुई है। उसके बाद देखें हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया गया है, 25% दिया गया है, मतलब 0.25 दिया गया है। उसके बाद देखें ज़रा हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर है वो कितनी है, 6.0 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम अगर इस बैलेंस शीट में देखें तो जो मैंने 3 जो अपने फाइनेंशियल डाटा से वैल्यूज़ ली हैं, अब उसमें हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर भी दिया हुआ था, सेल भी दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी दिया। तो अब मैं इनमें से जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स थी उनमें से देखना है कि मैं कौन सी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मतलब जो हमें फाइनेंशियल डाटा स्टार्ट में जो दिया हुआ है उसके मुताबिक मैंने देखना है कि मैं कौन सी वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इन्वेंट्रीज़। तो इन्वेंट्रीज़ निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब एज़ यू नो कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। अब इसमें हमारे पास देखें हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया हुआ है, 25%, यानी कि 0.25 दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की हमें वैल्यू नहीं दी हुई। तो हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू पुट की और जो हमारे पास सेल्स की वैल्यू थी वो हमने पुट की 18 लाख, और हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 450,000 हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमें पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल होता है, सेल्स माइनस CGS। ये हम अपने जो प्रीवियस हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी बीकॉम पार्ट 1 की उसमें भी हम कर चुके हैं। तो सेल्स माइनस CGS हमारे पास क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो हमने अब क्या फाइंड करना है, CGS फाइंड करना है। तो CGS फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो CGS है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ग्रॉस प्रॉफिट को इस साइड पे ले आएंगे। तो ये जो माइनस का है CGS दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ प्लस का है तो दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो देखें ज़रा, 18 लाख माइनस 450,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1350, और 000 हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारा CGS आ जाएगा। उसके बाद अब
देखें ज़रा, हमने अब क्या फाइंड करना था, हमने इन्वेंट्रीज फाइंड करनी थी। जो बैलेंस शीट में जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक थी वो किसकी थी, इन्वेंट्रीज की थी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इन्वेंट्रीज फाइंड करनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू CGS ओवर द इन्वेंट्रीज। अब हमने क्या फाइंड करना है, इन्वेंट्रीज फाइंड करनी है। तो इन्वेंट्रीज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर ले आएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या होगा, इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू CGS ओवर इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इन्वेंट्री टर्नओवर हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो कितना दिया हुआ था, 6.0 दिया हुआ था। अब CGS हमारे पास क्वेश्चन में जो हमें फाइनेंशियल डाटा दिया हुआ था वो हमारे पास उसमें नहीं था। तो CGS मैंने क्या किया था, अभी आपको फाइंड करके दिखाया है, जो कि कितना था 1350 और 000, ये अभी मैंने आपको फाइंड किया। अब आपको होप सो ये बात समझ में आ गई हो कि CGS मैंने क्यों फाइंड की है। पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया, फाइनेंशियल डाटा लिखा, फिर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लगा के ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो मैंने क्या किया, CGS निकाली। CGS निकालने के बाद फिर मैंने क्या किया, इन्वेंट्री टर्नओवर के फार्मूले में पुट कर दिया मैंने जाके। तो मेरे पास क्या आ गई, इन्वेंट्रीज आ गई, जो कि इन्वेंट्रीज मेरे पास कितनी आ गई, 225,000। जब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया इनकी वैल्यूज़ पुट करके, तो ये जो 225,000 है ये मैं कहाँ लिखूँगा, जाके जो मेरे पास फिलिंग द ब्लैंक होगी उसमें जाके मैं लिख दूंगा इन्वेंट्रीज 225,000। उसके बाद अब नेक्स्ट देखें, अब हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमें नेक्स्ट जो फाइनेंशियल जो डाटा दिया गया है वो क्या दिया गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया गया है, जो कि कितना है 40 ईयर्स है। और उसके बाद डेज इन अ ईयर वो कितने दिया गया, 365 दिया गया है। उसके बाद अब देखें, मैं अब अकाउंट रिसीवेबल निकालने की कोशिश करूंगा कि इन जो हमें दो हमारे पास जो फाइनेंशियल डाटा हमें दिए गए थे इन दो से क्या मैं अकाउंट रिसीवेबल निकाल सकता हूँ। यानी अब देखें ज़रा, एवरेज डेली सेल्स होती हैं। एवरेज डेली सेल्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स ओवर जो हमें डेज इन अ ईयर जो होते हैं वो कितना होता है 365। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एवरेज डेली सेल्स आ जाएंगी। तो हमारे पास एवरेज डेली सेल्स कितनी आ जाएंगी, 4931.5066, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद देखें, नाउ वी नो डैट कि हमारे पास जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल ओवर द एवरेज डेली सेल्स। ये फार्मूलाज आपको हमेशा याद करने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें आपने जो रेशो एनालिसिस के फार्मूले हैं वो सारे याद करने हैं, तभी आपको ये जो हमारे पास इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स है वो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पेज नंबर 134 से 135 तक एक पूरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, जिसमें आपको करंट रेशो का फार्मूला, क्विक एसिड रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, टोटल सेल्स, टोटल एसेट्स टर्नओवर, डेट रेशो, टोटल क्या है हमारे पास, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर, और हमारे पास रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, और हमारे पास जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, मार्केट बुक रेशियो। ये हमारे पास जो फार्मूलाज दिए हुए हैं ये सारे आपने याद करने हैं, तभी आपको ये क्या हो जाएंगी, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी ये आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ओवर द एवरेज डेली से। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल हम जब निकालना होगा तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल हम फाइंड कर लेंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड अभी मैंने एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें गिवन था क्वेश्चन में, जो कि था हमारे पास 40। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद एवरेज डेली सेल्स, अब आपको पता चल गया होगा कि एवरेज डेली सेल्स मैंने पहले किस लिए निकाली, क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थी और ये हमें गिवन नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एवरेज डेली सेल्स फाइंड की, जो कि था टोटल सेल्स ओवर 365 मतलब डेज इन अ ईयर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एवरेज डेली सेल्स निकाले, फिर उसको एवरेज कलेक्शन पीरियड के फार्मूले में जाके पुट किया। तो अकाउंट रिसीवेबल ओवर एवरेज डेली सेल्स हमारे पास इसका फार्मूला था। और अकाउंट रिसीवेबल जब मैंने फाइंड किया तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और अकाउंट रिसीवेबल क्या आ गया हमारे पास, 197,260। अब यही वैल्यू जो है ये मैं जाके कहाँ लिख दूंगा, अपने जो हमारे पास
टेबल है उसमें जाके मैं लिख दूंगा 197260, ये मैंने जाके अपने टेबल में जो मेरे पास फिलिंग द ब्लैंक थी उसमें जाके लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैं क्या फाइंड करता हूँ, करंट लाइबिलिटीज़ में फाइंड करता हूँ। अब मेरे पास जो 5 जो मैंने फाइनेंशियल डेट थी वो मैंने पिछली रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लिख ली थी। अब मेरे पास जो छठी दी हुई है वो क्या दी हुई है, करंट रेशो दी हुई है, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ मैं इससे फाइंड कर सकता हूँ। तो करंट रेशो हमारे पास क्या दी हुई है, 1.60 दी हुई है। नाउ वी नो डेट। अब करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज, अब मैंने क्या फाइंड करना है, करंट एसेट्स ओवर करंट रेशो। अब मेरे पास जो करंट रेशो है वो तो दी हुई है मुझे, करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, तो ये मैं कहाँ से लूँगा। अब मुझे यहाँ पे देखें ज़रा, करंट रेशो मुझे दी गई है जो कि है कितनी है, 1.60। अब मुझे करंट एसिड्स का नहीं पता। अब देखें ज़रा, लॉजिकली एक पॉइंट है वो देखें। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने टेबल की तरफ और वहाँ देखता हूँ कि मैं करंट एसिड्स निकाल सकता हूँ क्या। अब देखें ज़रा, अब कैश आ गया मेरे पास, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी मुझे गिवन था, अकाउंट रिसीवेबल मैंने निकाल लिया, इन्वेंट्रीज भी मैंने निकाल लिया। अब जब मैं इन सब को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट एसिड्स आ जाएगा। इन सब को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो मेरे पास जो टोटल करंट एसेट्स आ गए वो क्या आ गए, 479980, मतलब मेरे पास टोटल करंट एसेट जो गिवन नहीं था क्वेश्चन में वो भी मेरे पास क्या आ गया, अब आ गया है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो जब मैंने पुट किया 479980 डिवाइडेड बाय 1.60, तो मैंने करंट लाइबिलिटीज़ मेरे पास क्या आ गई, 299,988 मेरे पास क्या आ गई, करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। अब मैंने फाइंड क्या करना था, मैंने फाइंड करना था यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़, फार्मूला क्या था, करंट रेशो का करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो मैंने करंट लाइबिलिटीज़ को इधर ले गया और करंट रेशो को इधर ले दिया, करंट रेशो को इधर डिवाइड में आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ का फार्मूला क्या बन गया फिर, करंट एसेट्स ओवर करंट रेशो। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी और मेरे पास क्या आ गई, करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। तो मैंने इन करंट लाइबिलिटीज़ को क्या किया, जाके अपनी जो हमारे पास टोटल करंट लाइबिलिटीज़ का फिलिंग द ब्लैंक थी उसमें मैंने जाके 299,988 यहाँ जाके मैंने पुट कर दिया। उसके बाद देखें नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट हमें जो 7 पे जो फाइनेंशियल डाटा हमें दिया गया है उसमें वो कहते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो वाज 1.20। अब मुझे क्या दिया गया है, टोटल एसेट्स टर्नओवर दिया गया है। अब देखिए ज़रा, मैं इससे क्या फाइंड कर सकता हूँ, टोटल एसेट्स मैं इससे निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकालूंगा, टोटल एसेट्स टर्नओवर का क्या फार्मूला होता है, ये आपको टेबल में मिल जाएगा। टोटल एसेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स ओवर द टोटल एसेट्स। अब सेल्स ओवर द टोटल एसेट्स, सेल्स भी मेरे पास गिवन है, टोटल एसेट्स टर्नओवर भी मुझे क्वेश्चन में जो फाइनेंशियल डाटा था उसमें दिया हुआ था 1.20। अब मैं निकाल क्या सकता हूँ, यहाँ से टोटल एसेट्स फाइंड कर सकता हूँ। तो टोटल एसेट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो टोटल एसेट्स को इधर ले जाऊंगा और जो टोटल टर्नओवर है उसको यहाँ लिख दूंगा। तो सेल्स ओवर टोटल एसेट टर्नओवर फार्मूला बन जाएगा किसका, टोटल एसेट्स का। तो मैं सेल्स की वैल्यू लिख दूंगा और टोटल एसेट टर्नओवर की लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो यही टोटल एसेट्स में क्या करूँगा, जाके अपनी जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें पुट कर दूंगा। मतलब अब देखें ज़रा, टोटल एसेट्स के क्या आए थे मेरे पास, 15 लाख। तो 15 लाख मेरे पास जब टोटल एसेट्स है, ये देखें क्या आए थे हमारे पास, 15 लाख। तो यही 15 लाख मैंने जाके क्या किया, अपना जो मेरे पास टोटल एसेट्स का फिलिंग द ब्लैंक था उसमें मैंने जाके पुट कर दिया। अब देखिए, अब मेरे पास नेट फिक्स्ड एसेट हमारे पास नहीं दिए हुए, तो नेट फिक्स्ड एसेट कैसे आएंगे। जब मुझे नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए होंगे तो मेरे पास टोटल करंट एसेट्स भी मौजूद हैं, टोटल एसेट्स भी मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे। अब मैं 15 लाख में से माइनस कर दूंगा 4799,800, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 102,020, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास जो एसेट्स वाला था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ लाइबिलिटीज़ वाले की तरफ, और लाइबिलिटीज़ में हमारे पास
टोटल लाइबिलिटीज़ का हमें चाहिए होगा। तो टोटल लाइबिलिटीज़ के लिए हमें डेट रेशो दी गई है, जो कि कितनी दी गई है, 60% दी गई है, जो कि मेरे पास बनेगी 0.60। तो मैंने वो लिख लिया। अब वी नो डेट डेट रेशो का फार्मूला क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज ओवर द टोटल एसेट्स। तो डेट रेशो इसका फार्मूला आ गया, टोटल लाइबिलिटीज ओवर द टोटल एसेट्स। तो मुझे चाहिए क्या, टोटल लाइबिलिटीज चाहिए। तो टोटल लाइबिलिटीज मैंने लिख ली। टोटल लाइबिलिटीज का क्या फार्मूला बन गया, डेट रेशो मल्टीप्लाई टोटल एसेट्स। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गई, टोटल लाइबिलिटीज आ गई। टोटल लाइबिलिटीज कितनी आ गई, 9 लाख आ गई। तो 9 लाख मैंने जाके क्या कर दिया, अपने जो मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज़ वाला था उसमें जाके पुट कर दिया। अब देखें ज़रा, अब मुझे यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ का जो कॉलम था वो, मतलब जो टोटल लाइबिलिटीज़ का जो आइटम था वो गिवन नहीं था। अब मैंने खुद लिखा है यहाँ पे, देखें ज़रा, कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, तो आपने खुद लिखनी है। अब जो लाइबिलिटीज़ का जो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ विद शेयर होल्डर इक्विटी तक जो हमारे पास टोटल होता है वो कैसे आता है। अब देखें ज़रा, जब हमने क्या किया, जब हमने अकाउंट पेएबल, नोट्स पेएबल और अक्रूवल को, इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल करंट लायबिलिटीज़ आ गई। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट में जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गई, फिर टोटल लायबिलिटीज़ आ गए। अब ये बात आपने याद रखते हैं कि जो हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज़ और जब हमने लॉन्ग टर्म डेट को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल लायबिलिटीज़ है। अब आपने डायरेक्ट ये नहीं कर देना कि टोटल करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट और जो शेयर होल्डर इक्विटी ये चीज़ें आपको गिवन थी, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ विद शेयर होल्डर इक्विटी आ जाएगा। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल लायबिलिटीज़ आएगा। टोटल लायबिलिटीज़ को जब आ जाएंगी तो टोटल लायबिलिटीज़ के बाद अब जब शेयर होल्डर इक्विटी करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तब हमारे पास जाके टोटल लायबिलिटीज विद शेयर होल्डर इक्विटी आएगा। क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी कहा हुआ है कि टोटल लायबिलिटीज एंड द शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है वो भी ऐड होगा इसमें, जो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज होंगी। तो टोटल लायबिलिटीज विद शेयर होल्डर इक्विटी कैसे आएगा, टोटल लायबिलिटीज को ऐड करके और शेयर होल्डर्स इक्विटी की जो वैल्यू इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो ये देखे ज़रा, अब मैंने टोटल लायबिलिटीज फाइंड कर ली थी, तो टोटल लायबिलिटीज कितनी आ गई, 9000 आ गई। अब देखें ज़रा, उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल करंट लायबिलिटीज़ भी मैंने फाइंड कर ली थी। मैंने लॉन्ग टर्म डेट, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट हमें नहीं दिया गया था, टोटल लायबिलिटीज़ भी मैंने आपको फाइंड करके दिखा दी। अब देखिए, अब मुझे नोट्स पेएबल चाहिए। अब नोट्स पेएबल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अब मुझे अकाउंट पेएबल भी दिया हुआ है, अक्रूवल भी दी हुई है और टोटल लायबिलिटीज़ की वैल्यू, करंट लायबिलिटीज़ की भी मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, अकाउंट पेएबल और अक्रूवल्स की वैल्यू को 120,000 और 20,000 को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूंगा, 299,988 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नोट्स पेएबल आ जाएंगे। या 2 जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसको छोटी में से माइनस कर देंगे ना, 299,988 जो भी हमारे पास इसमें से बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे जो अकाउंट पेएबल और अक्रूवल का ऐड करके आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर 159988 हमारे पास क्या आ जाएगा, नोट्स पेएबल आ जाएगा, जो हमें फिलिंग द ब्लैंक थी, जो हमें चाहिए था। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा है, मैंने नोट्स पेएबल की वैल्यू कैसे निकाली है। मैंने आपको बताया है कि जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं वो, और जो अकाउंट पेएबल और जो अक्रूवल का टोटल है, मतलब इन दोनों को ऐड करके इस जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ है इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 159988 जो हमारे पास नोट्स पेएबल की वैल्यू है वो आ जाएगी। टोटल करंट लायबिलिटीज़ ये, और जो हमारे पास अकाउंट पेएबल और अक्रूवल्स, ये इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नोट्स पेएबल आ जाएगा। जब हमारे पास 2 चीज़ें गिवन हो और एक चीज़ गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं, हम माइनस प्लस करके जो तीसरी वैल्यू होती है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हमने यही किया। अब उसके बाद देखें, यहाँ पे हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ दिया गया था, हमारे पास स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी दिया गया था। हमने टोटल लायबिलिटीज़ विद शेयर होल्डर इक्विटी और
लॉन्ग टर्म डेट हमें नहीं दिया हुआ था, तो लॉन्ग टर्म डेट हमने कैसे निकाला। अब देखें, अब मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज़ भी हैं, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं। मैंने इनको क्या किया, टोटल जो हमारे पास लाइबिलिटीज़ थी क्या आई थी, 9 लाख आई थी, इसको मैंने माइनस कर दिया 2,999,8 से। तो जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, लॉन्ग टर्म डेट आ गया, जो कि क्या आ गया 6,000,012। ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। 9 लाख को जब हम माइनस करेंगे किस में से, 2,999,8 में से, जो कि टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद देखें जो हमारे पास अब टोटल लाइबिलिटीज़ विद शेयर होल्डर इक्विटी कैसे आएगा, टोटल लाइबिलिटीज़ और स्टॉक होल्डर इक्विटी को हमने ऐड कर देना होगा, तो हमारे पास 15 लाख आ जाएगा। तो 15 लाख और 15 लाख दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई हैं। तो ये भी हमारे पास 15 लाख है, ये भी हमारे पास 15 लाख है, तो हमारे पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है वो हमारे पास सेम आ चुकी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सही हो गया, क्योंकि जो डेबिट साइड पे वैल्यू आई है एसेट्स की और जो क्रेडिट साइड पे आई है लाइबिलिटीज़ की, वो दोनों क्या हमारे पास सेम है। तो हमारे आंसर्स भी, हमने कैलकुलेशंस वगैरह किए हैं, वो भी हमारे पास सही हैं। तो अब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है, ताकि आपका इशू हल हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।